कि अगर फिक्र रासत की होती तो ये नशा वर्दी का ना होता और डरमोत का होता तो ये सपना फौज का ना होता। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी, देश के नौजवान साथी जो टीए आर्मी के साथी इंडियन आर्मी भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए फिर से एक शानदार जानदार जिंदाबाद ओरिजिनल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो पेपर है वो आपका स्पेशल टीए आर्मी और इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमैन भर्ती को लेकर स्पेशल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। बिल्कुल आपको टारगेट लेके चलना है। 45 प्लस का 50 क्वेश्चनों का ओरिजिनल पेपर रहेगा। खूब आपको एग्जाम में इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा। अभी मैं लेके चलता हूं आप लोगों को पेपर की तरफ। उससे पहले बता दूं, अभी आप लोगों के 2 दिन के लिए, अगले 2 से 3 दिन के लिए सभी कोर्सों पर 50% की छूट चल रही है। जो कोर्स आपको 999 रुपए मिल रहा था, वही टीए आर्मी जिसमें स्पेशल जीडी और ट्रेडमैन भर्ती को लेकर पूरा का पूरा जो टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है वो मात्र 499 रुपए में दिया जा रहा है। 999 रुपए का जो बैच था उसमें 50% की छूट चल रही है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी। टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज मिलेगी और पिछले सालों के ओरिजिनल पेपर भी विद सॉल्यूशन आपको इस वाले बैच में मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो भी साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए भी पहले से एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच शुरू कर दिया है, ताकि इस बार जो बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में रहे ऐसा आप लोगों के साथ में ना हो। आपका रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर रहे, ताकि फिजिकल मेडिकल फिट होते ही फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर आए। पूरा का पूरा बैच ये भी आपको 499 रुपए में दिया जा रहा है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके आपको बेस्ट एग्जाम सर्च करना है, वहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना है। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करती रहेगी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहेगा। एक बार जितने भी नौजवान साथी जुड़े हैं फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी जय हिंद भाई, गुड इवनिंग, सभी को राम राम। बिल्कुल बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पूरा ओरिजिनल पेपर रहेगा 50 क्वेश्चन का, 45 प्लस का टारगेट लेके आपको करना है। बार बार मैं आपको बताता हूं कि टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, तभी हम टारगेट के आसपास में पहुंच पाएंगे। अभी देखना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, आपातकाल की घोषणा इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, किसके शासन काल में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के, पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा मेरे भाई राइट आंसर। देखो, जब इंटरनल प्रॉब्लम होती है, देश के अंदर कोई उपद्रव होता है, तो एक क्या होता है, एक लगता है क्या, आपातकाल लगता है। आपातकाल कुल 3 होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पहला होता है आंतरिक आपातकाल होता है। आंतरिक कोई विद्रोह होता है, देश के अंदर कोई विद्रोह होता है। एक होता है बाह्य आक्रमण, बाहरी किसी देश का आक्रमण होता है। एक होता है वित्तीय आपात। तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। फटाफट से कमेंट कर दो क्या होगा राइट आंसर। बताओ देखे, बहुत अच्छी बात है, बी नहीं होगा, ए होगा। देखो, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 से लेकर, ये 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, 1977 तक लागू रहा था मेरे भाई। जो आपातकाल होते हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, 3 आर्टिकल याद रखना। एक तो 352 आर्टिकल, अनुच्छेद बोला जाता मेरे भाई, 352। दूसरा आपका आता है 356, ये भी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट। और तीसरा आता है जो कि 360 आर्टिकल, ये अभी तक एक बार ही लागू नहीं हुआ। अब देखिएगा, बाह्य विद्रोह होता है एक, आंतरिक अशांति, जब देश के अंदर आंतरिक अशांति हो जाती है किसी कारणवश, तो ये वाला लागू होता है। बाह्य अगर कोई विद्रोह होता है, बाह्य कोई विद्रोह होता है मेरे भाई, तो ये लागू होता है 356। और वित्तीय आपात लागू हो जाता है मेरे भाई, जब देश में वित्त का संकट आ जाता है, वित्तीय आपातकाल लगता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। उस नदी का नाम बताना है जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है। ऑप्शन ए में लिखा है यमुना, ऑप्शन बी में लिखा है गंगा, ऑप्शन सी में लिखा है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी में लिखा है हुगली।
बताइएगा। जिसे बांग्लादेश की जमुना के नाम से जाना जाता है या बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी को जाना जाता है? फटाफट से बता दो। गंगा नहीं होगा मेरे भाई, जो भी बता रहे गलत बता रहे। लेकिन देखो याद रखना, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब ये पहली बार भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ, जिसे टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, विजय स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, को किसने बनवाया था? किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये राजस्थान का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, ठीक है। चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है, जिसे टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी देखना। ऑप्शन ए में लिखा है राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी आपका राणा कुंभा ने, ऑप्शन सी आपका राणा सांगा ने, और ऑप्शन डी में लिखा है बप्पा रावल ने। बताइएगा। देखे ये चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है मेरे भाई, कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। बताओ। देखे राणा प्रताप नहीं होगा भाई। देखो ये चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है, ये 1440 से 1448 में बना था। 1440 से लेकर 1448 में इसका निर्माण हुआ था। शुरुआत कब होती है? 1440 में, और पूर्ण इसका जो निर्माण होता है वो 1448 में होता है। और इस विजय स्तंभ की जो निर्माण करवाते हैं वो करवाते हैं चित्तौड़ के राणा कुंभा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया में तिब्बती पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा, जब भी आता है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। अभी देखना कि दुनिया में जो तिब्बती पुस्तक है तिब्बती जो पुस्तक है, उनका सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में मिजोरम, ऑप्शन सी में सिक्किम, और ऑप्शन डी में लिखा है मणिपुर। बताओ। देखें दुनिया में तिब्बती पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? फटाफट से कमेंट कर दो। देखिए असम नहीं होगा मेरे भाई। देखो याद रखना, दुनिया में तिब्बती पुस्तकों का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो आपका सिक्किम में है। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए फटाफट करेंगे सारे क्वेश्चन। देखिएगा कि इनमें से किस स्थान पर भारतीय प्रबंध संस्थान नहीं है? जो भारतीय प्रबंध संस्थान होता है उसमें जो शिक्षा है, शिक्षा का एक अनुसंधान होता है। शिक्षा को कैसे बढ़ाए उसके लिए एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। अभी अगर मैं बात करूं तो इनमें से किस स्थान पर भारतीय प्रबंध संस्थान नहीं है? बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हर एक राज्य में बनाए गए हैं जहां पर शिक्षा को लेकर अनुसंधान किए जाते हैं। अब आपको बताना इनमें से कौन सी जगह नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है रायपुर, ऑप्शन बी में लिखा है इंदौर, ऑप्शन सी में लिखा है शिलोंग, और ऑप्शन डी में लिखा है पुणे। देखो इंदौर में भी है, शिलोंग में भी है और पुणे में भी है, लेकिन यहां पर रायपुर में नहीं है, तो ए वाला राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देखो गोलमेज सम्मेलन के तीनों दौर कहां पर आयोजित किए गए थे? जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उनमें गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय कौन सी एक ही जगह पर हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है लंदन, ऑप्शन बी में बंबई, ऑप्शन सी में मैनचेस्टर, और ऑप्शन डी में लिखा है कलकत्ता। बताओ देखिए क्या होगा राइट आंसर। ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा। देखो लंदन में हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। पहला हुआ था 1930 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1930 में। दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र नेता भीमराव अंबेडकर थे। अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो इन्होंने द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। कौन से में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। MICR में सी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, MICR में सी का क्या अर्थ होता है? कोड होता है, कलर होता है, कंप्यूटर होता है, या फिर करेक्टर होता है? ठीक है बताइएगा। देखिए जिसे बोला जाता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज। एम का मैग्नेटिक, आई का इंक, सी का करेक्टर हो जाएगा, आर का रिकॉग्नाइज हो जाएगा। यहां पर सी का पूछा है तो सी का क्या होगा? आप बोलोगे गुरुजी करेक्टर हो जाएगा। यहां पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल बादशाह ने अपनी डायरी में भारतीय पौधे, फूल, ऋतु इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया था? किस मुगल बादशाह ने अपनी डायरी में भारतीय जो पौधे हैं
भारतीय फूल है, ऋतुएं हैं, इन सभी का विस्तार से वर्णन किया था। किसने किया था मेरे भाई? ऑप्शन ए में लिखा है अकबर, ऑप्शन बी में लिखा है जहांगीर, ऑप्शन सी में लिखा है बाबर और ऑप्शन डी में लिखा है औरंगजेब। बताओ देखे। जहांगीर नहीं होगा। देखो, जो बाबरनामा लिखा गया था वो बाबर के द्वारा लिखा गया था। और बाबरनामा ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर के द्वारा लिखी गई थी। और ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी। इसी में सबसे ज्यादा जो वर्णन किया गया था मुगल बादशाह बाबर ने बाबरनामा में पौधे, फूल और ऋतुओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने कि हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। ए में लिखा है प्रधानमंत्री, बी में लिखा है राष्ट्रपति, सी में लिखा है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी में लिखा है भारत का न्यायमूर्ति। बताइएगा भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? बिल्कुल, देखो राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को चुनने के लिए क्या होता है? एकल मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव होता है। और इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य की विधानसभा है उन सभी के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थित है? लंदन है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा है टेम्स, ऑप्शन बी में लिखा है टाइन, ऑप्शन सी में लिखा है एवन और ऑप्शन डी में लिखा है क्लाइड। बताओ देखें, लंदन है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइएगा। ये लंदन है, ये यूके यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। किसकी? यूके की। यूके की राजधानी क्या है? लंदन है। और ये लंदन जो शहर है ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी मुद्रा भी याद रखना पाउंड है। कौन सी मुद्रा है? पाउंड है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि डेविड बेकहम एक खिलाड़ी है। जो डेविड बेकहम है एक खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में लिखा है हॉकी से, ऑप्शन बी में लिखा है रग्बी से, ऑप्शन सी में लिखा है बास्केटबॉल से और ऑप्शन डी में लिखा है फुटबॉल। डेविड बेकहम एक खिलाड़ी है जो कौन से खेल को खेलते थे? आपको कमेंट करके बताना मेरे भाई, फटाफट से कमेंट कर दो, देखे क्या होगा। देखो ये डेविड बेकहम है, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे फुटबॉल के, जो कि इंग्लैंड के थे। कहां से? इंग्लैंड के थे। तो डेविड बेकहम है वो किस देश से बिलोंग करते थे? आप बताएंगे गुरुजी। इंग्लैंड से। और इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। कौन सा गेम खेलते थे? ये फुटबॉल खेलते थे। अगला क्वेश्चन देखो कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत है वो विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है 7वां, ऑप्शन बी में लिखा है 5वां, ऑप्शन सी में लिखा है 6वां और ऑप्शन डी में लिखा है 8वां। बताओ देखे, फटाफट से बता दो। ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखो सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद में कनाडा है, उसके बाद में यूएसए, उसके बाद में आता है चाइना, उसके बाद में आता है ब्राजील और ब्राजील के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वें नंबर पर आता है वो आता है भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और सबसे बड़ा कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन जिसे आईएलओ कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है हैंग, ऑप्शन बी में लिखा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में लिखा है पेरिस और ऑप्शन डी में लिखा है जिनेवा। बताओ देखें। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कौन सी जगह पर है? डी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखो मैं आईएलओ की स्थापना की बात करता हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना होती है 1919 में। कौन सी जगह पर है इसका मुख्यालय? आप बोलोगे गुरुजी जेनेवा में है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, देखो कि निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया था? कि कौन सी भाषा में जो संगम साहित्य है वो लिखा गया था? ऑप्शन देखना एक बार। ए में लिखा है तमिल,
ऑप्शन बी में संस्कृत, ऑप्शन सी में पाली और ऑप्शन डी में लिखा है प्राकृत। बताओ देखिए क्या होगा राइट आंसर। देखो ये जो संगम साहित्य है ये किनका है, ये संगम, ये जो पांडे है उन्होंने लिखा था। कौन से? पांडे जो वंश है उसने लिखा था संगम साहित्य। पांडे जो वंश है, पांडे जो वंश है उसने लिखा था ये क्या, संगम साहित्य। लेकिन किस भाषा में लिखा गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। बताओ देखिए क्या होगा। संस्कृत में नहीं है भाई, ये संगम साहित्य है। ये जो पांडे वंश था ये साउथ में थे, और साउथ में जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो बोली जाती है क्या, आप बोलोगे गुरुजी तमिल। तो ये पांडे वंश था। यहां पर जो संगम साहित्य लिखा गया था वो तमिल भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में, आप बोलोगे गुरुजी तमिल भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चाय के बागानों की कृषि करने के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। बताइएगा कि चाय के बागानों में या चाय की पैदावार के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा लेटेराइट का, लेकिन ऑप्शन में नहीं दी गई है। ऑप्शन में काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है या दोमट मिट्टी है। अगर मैं कहूं, अगर मैं ऐसे कहूं लेटेराइट मिट्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा अम्ल की मात्रा होती है, इसलिए अम्लीय मिट्टी भी कहा जाता है इसे। या तो लेटेराइट कह दीजिएगा या फिर आप अम्लीय मिट्टी भी इसे कह सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा चाय की पैदावार होती है। चलो अगला क्वेश्चन कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। एकीकृत जो परिपथ है उसमें जो अर्धचालक जो चिप बनी होती है वो इनमें से किसकी बनी होती है। बेरिलियम की, कार्बन की, सिलिकॉन की या फिर जिरकोन की। बताओ भाई, एकीकृत जो परिपथ होता है, विद्युत का जो परिपथ होता है उसमें अर्धचालक के रूप में एक चिप बनी होती है, वो निम्न में से किसकी बनी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताओ देखे किसकी बनी हुई होती है, बताओ देखे। देखो इनमें से मैं अगर अर्धचालक की बात करूं तो सिलिकॉन है वो संपूर्ण अर्धचालक माना जाता है, और खास तौर से एकीकृत परिपथ में सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन का उपयोग होता है, क्योंकि ये अर्धचालक होता है इसलिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। अब आपको इनमें से बताना है कि एक तत्व कौन सा है। बाकी तीन तत्व नहीं है, एक ही आपका तत्व है। ऑप्शन देखना, ए में लिखा है माणिक्य, ऑप्शन बी में नीलम, ऑप्शन सी में पन्ना और ऑप्शन डी में लिखा है हीरा। बताओ देखे क्या होगा मेरे भाई, फटाफट से बता दो। देखो अगर मैं तत्व की बात करूं तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही तत्व है। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं माणिक्य, नीलम, पन्ना ये नहीं होगा, जबकि हीरा होगा। वो एक क्या है, एक तत्व है। क्या है हीरा, एक तत्व है। राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोटनी। बोटनी जो वनस्पति से रिलेटेड होती है, बोटनी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है। ऑप्शन ए में लिखा है फ्रेंच भाषा से, ऑप्शन बी में लैटिन भाषा से, ऑप्शन सी में पुर्तगाली भाषा से और ऑप्शन डी में लिखा है ग्रीक भाषा से। बताओ देखे सभी का आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लेटिन से नहीं हुई मेरे भाई, लेटिन गलत बता रही हूं। देखो बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो ग्रीक भाषा से होती है। कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा से ये बोटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ये पिछला नहीं है, पिघला है मेरे भाई। क्या है, पिघला है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, पिघला। अब आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ऑप्शन ए में लिखा है रमकोर्ड, ऑप्शन बी में लिखा है जूल, ऑप्शन सी में लिखा है डेवी, ऑप्शन डी में लिखा है सेल्सियस। और उन्होंने बताया कि दो टुकड़ों को आपस में अगर आप घिसोगे तो उससे एक उष्मा पैदा होती है, और उष्मा की वजह से वो क्या हो जाता है, दोनों ही बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले किसने बताया था, कमेंट करके बताना मेरे भाई। कलर हो रहा है, अब नहीं होगा भाई। चलो बता दो, देखिए क्या होगा। देखो चलो देखो, डेवी ने, ये डेवी जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अगर आप दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में
घिसोगे तो वो पिघल जाएंगे। किसकी वजह से? उन दोनों में उष्मा पैदा होगी और उष्मा के कारण बर्फ है वो पिघल जाएगी। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये डेवी ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण एंटी पार्टिकल कहा जाता है? जी पॉजिट्रॉन होता है वो किसका प्रतिकरण है? किसका प्रतिकरण है, मतलब किससे उत्पन्न होता है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? ऑप्शन ए में लिखा है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर मेसॉन का। बता दो देखिए कि प्रोटॉन किसका प्रतिकरण है जिसे एंटी पार्टिकल भी बोला जाता है। देखो ये होता है किसका? तो आप बोलोगे यहां पर इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है गुरुजी? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का होता है। ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जंतुओं में होने वाले जो फुट एंड माउथ, फुट एंड माउथ खुरपका और मुंह पका जिसे कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में इसे फुट एंड माउथ रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणुओं के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण और विषाणुओं के कारण। और ये फुट एंड माउथ जो रोग है ये ज्यादातर पशुओं में होता है। किन में होता है? पशुओं में। जो खुरपका और मुंह पका भी यहां पर कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में इसे फुट एंड माउथ कहा जाता है। बताओ देखे, जीवाणु से नहीं होता मेरे भाई। देखो ये फुट एंड माउथ जो रोग होता है वो होता है आपका किससे? विषाणु से। किससे होता है? विषाणुओं के आक्रमण की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए उपयुक्त साधन क्या है? एक बिजली का पंखा है वो चल रहा है, अगर उसकी गति में परिवर्तन करना है, गति ज्यादा करनी है या कम करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या प्रयुक्त किया जाता है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर या स्विच या रेक्टिफायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉर्मली घरों में हम पंखा चलाते हैं, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बोलोगे गुरुजी रेगुलेटर का करते हैं। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? आपको बताना है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों कौन से? ऑप्शन देखना एक बार। H2O2, ऑप्शन बी में लिखा है KClO3, ऑप्शन सी में लिखा है KMnO4, ऑप्शन डी में लिखा है HNO3। बताओ देखें निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है? बताओ देखें कौन सा होगा मेरे भाई? जिसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अब आपको बताना है हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो ये सूत्र होता है H2O2। ये किसका होता है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड का होता है। और हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है वो ऑक्सीकारक भी होता है और अवकारक भी होता है। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आम का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा है मूसा सेपियंटम, ऑप्शन बी में लिखा है डोकस केरोटा, ऑप्शन सी में लिखा है मेंजीफेरा इंडिका और ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। कि आम का जो वानस्पतिक नाम होता है, वैज्ञानिक जो नाम होता है वो क्या होता है, किस नाम से जाना जाता है? सारे ऑप्शन आपके सामने मेरे भाई, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा। सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखो आम का जो वानस्पतिक नाम होता है वो मेंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका होता है। कई बार आर्मी के एग्जाम में छपा है ये वाला क्वेश्चन। देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, बिजली का जो करंट होता है वो यूनिट, करंट का जो यूनिट होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए में लिखा है गुरुजी केल्विन, ऑप्शन बी में मोल, ऑप्शन सी में कैंडेला, ऑप्शन डी में लिखा है एम्पियर। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें, ठीक है, उसकी यूनिट, उसे मापने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? आप बोलोगे गुरुजी एम्पियर होता है, जिसे ए से निर्दिष्ट किया जाता है। और एम्पियर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, ठीक है, कि कितना, जितना ज्यादा एम्पियर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रभाव ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है कि जो आवर्त सारणी है उसके दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? अब आवर्त सारणी में दो आवर्त होते हैं, एक तो प्रथम आवर्त होता है, एक होता है द्वितीय आवर्त।
एक क्या होता है मेरे भाई, द्वितीय आवर्त होता है। अब आपको पूछा क्या है, पूछा गया है कि जो द्वितीय आवर्त होता है उसमें जो तत्वों की संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए में 18, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में लिखा है 10। बता दो, देखिए क्या होगा मेरे भाई, बताइएगा, ध्यान से देखना। देखो प्रथम आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है वो 2 होती है, और द्वितीय जो आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और दोनों को मिलाकर कितने होते हैं तत्व, 10 होते हैं। तो यहां पर द्वितीय की पूछा है तो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। कि प्रयोगशाला में पहली बार जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, उसका सबसे पहले जो संश्लेषण है वो किसने किया था। ऑप्शन ए में लिखा है मिलर ने, ऑप्शन बी में लिखा है खुराना ने, ऑप्शन सी में लिखा है डी ब्रीज ने, और ऑप्शन डी में लिखा है केल्विन ने। किसने किया था मेरे भाई, बताओ देखे, फटाफट से कमेंट कर दो। देखे, देखो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था वो खुराना ने किया था। कब किया था, 1961 में, 1961 में पहली बार डीएनए का क्या हुआ था, संश्लेषण हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, खुराना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, देखो कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का जो सिद्धांत है उसकी खोज किसने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, जो तैरने का सिद्धांत है उसकी खोज है वो सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन ए में लिखा है न्यूटन ने, ऑप्शन बी में लिखा है राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन सी में लिखा है गैलीलियो ने, ऑप्शन डी में लिखा है आर्किमिडीज ने। और अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो सबसे पहले इसी ने बताया था कि जो जहाजें होती है वो पानी में क्यों तैरती है। फ्लोटिंग, जो लो फ्लोटिंग का जो सिद्धांत था वो सबसे पहले आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई, आर्किमिडीज ने दिया था। डी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने कि कैल्शियम कार्बाइड, जिसे CaC2 के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है, जल से उपचारित करने पर देता है, क्या देता है, कौन सी गैस देता है, मिथेन गैस देता है, एथेन गैस देता है, एथिलीन देता है, एसिटिलीन देता है। अगर कैल्शियम कार्बाइड को जल से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, जल से मिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो उससे एक गैस उत्पन्न होती है, वो गैस कौन सी है। सारे ऑप्शन आपके सामने, बताओ देखें क्या होगा राइट आंसर। देखो अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम कार्बाइड को अगर जल से उपचारित करोगे तो एसिटिलीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, आप बोलोगे गुरुजी एसिटिलीन गैस निकलती है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्यों की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, आरबीसी जिसे कहा जाता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है मेरे भाई। ऑप्शन ए में लिखा है गुरुजी 120 दिन का, ऑप्शन बी में लिखा है 150 दिन का, ऑप्शन सी में 180 दिन का, और ऑप्शन डी में लिखा है 190 दिन का। बताओ भाई, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड कॉर्प्स जिसे बोला जाता है, जिसे आरबीसी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, बिल्कुल ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो आरबीसी का जो जीवन काल होता है मेरे भाई वो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। तो ये साइंस के क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो चुके हैं। अभी आपके मैथ और रीजनिंग के होने वाले, और उसके बाद में लास्ट में ये बता के जरूर जाना कि इस ओरिजिनल पेपर में 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो मैथ वाले सर आ चुके हैं, एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। हाँ भाई, राम राम सभी साथियों को, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों तक, जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। आज वैसे संडे होकर सभी साथी जो है बिल्कुल लगे हुए हैं मेरे प्यारे भाई हमारे साथ में, तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर जरूर करिएगा बिल्कुल, और एक आपका प्यारा सा लाइक हमारे लिए रह जाएगा तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। सभी साथी सेशन को शेयर करिएगा और एक बार लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिल्कुल अपने बढ़ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो जरा ध्यान से सुनिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं।
तो कह रहा है 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे समय कार्य का क्वेश्चन है और आपको मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि समय कार्य वाले के अंदर, समय कार्य वाले क्वेश्चनों के अंदर जो कार्य कर रहा है, कार्य करने वाला है ना, करने वाला और समय ऊपर रहेगा। क्या कार्य करने वाला और समय जो है वो ऊपर रहेगा और नीचे बटे में क्या रह जाएगा, उनका कार्य रहेगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे जी सर। तो समय बताओ जरा, पहले बताओ कितने मिनट ले रहा है, समय कितना है, 12 मिनट का है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 12 मिनट का समय है। उसके बाद में बात करें कार्य करने वाले, मतलब खाने वाले कितने जने हैं, 12 बंदर है, तो कार्य करने वाले 12 हैं, बटे में उनका कार्य क्या है, 12 केले खाना उनका कार्य है, 12 केले खाना उनका कार्य है, तो कार्य नीचे आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान सुनिएगा। कह रहा है 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे। समय पूछा है तो बंदर आगे, समय मतलब कार्य करने वाले आगे, समय आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, और बट्टे में उनका कार्य कितना है, 4 केले खाने का मतलब कार्य है। अब इसको काट पीट लो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है। 12 से आपका 12 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, समय कितना आएगा भाई, 12 मिनट का समय आ जाएगा। और 12 जिसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है भाई, जिनका 12 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल कतई आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल कार्य करने वाले गुणा समय बटे में उनका कार्य, और दोनों को बराबर रखे, कट रहा उसको काट लीजिए मेरे प्यारे भाई, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 12 मिनट मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर 12 आ रहा है वो बिल्कुल कतई राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है यदि ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5वें हिस्से के बराबर है, कह रहा है ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। देखो ए अनुपात बी आपसे पूछा है तो मैं फिर आपको बता दूं, देखो ए का कितना, ए का मतलब क्या होता है, गुणा 2/3, 2/3 बराबर है मेरे प्यारे भाई किसके, बराबर है बी के 4/5 के, बी के कितने के, 4/5 के। क्लियर है? तो अब यहां से एक बात बताओ, यहां से एक छोटा सा काम कर लेते हैं अपने, कि नीचे वाले जो हैं ये 5 है, ठीक है, ये आपको 5 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, नीचे वाले उधर भेज दो, है ना, क्रॉस में भेज दो, आप ऐसे करो, है ना, इधर इसको भेज दो और इधर इसको भेज दो। 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक गुणा में, देखो 5 2 से गुणा होगा 10 हो जाएगा। बी के पास में 4 है, ये 4 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बिल्कुल, अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रखा है कि पहले का मान दूसरे पास में होता है, पहले का मान दूसरे पास में, दूसरे का मान पहले पास में। ए का और बी का मान अपने पास में आ चुका है। ए का मान बताओ जरा देख के, आप कहेंगे सर 12 है, ठीक है, और बी का मान कितना, आप कहेंगे सर 10 है। क्या कट रहा है, क्या बिल्कुल कट रहा है मेरे प्यारे भाई, 2 के पाड़े से ये 6 बार और ये कितनी बार, ये 5 बार। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 6:5 बनेगा। इस प्रकार से आप नीचे वाले को भेज दो और बाकी को, पहले का मान दूसरे पास में, दूसरे का मान पहले के पास में, इस प्रकार से आ जाएगा। किसी भाई को यहाँ पे कोई दिक्कत है, जो 6:5 बता रहे हैं, बिल्कुल उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, जिनका 6:5 आ रहा है, बहुत बढ़िया है। आइए मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 150 ब्याज, देखो ये ब्याज है, साधारण ब्याज, प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को, मतलब ये धनराशि आपसे पूछ रहा है कितने रुपए जो है वो 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 4% ब्याज पर, साधारण ब्याज पर देना होगा। देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज होता क्या है, आप कहेंगे सर साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर गुणा समय, और बटे में क्या रहेगा, बटे में आपका 100 रहेगा। क्लियर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। साधारण ब्याज कितना, आप कहेंगे सर 150 रुपए, कितने रुपए, 150 रुपए, और उसके बाद में मूलधन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। दर आपकी जो है वो कितने परसेंट है, 4% है, लेकिन समय किसमें दिया हुआ है, महीनों में, किसमें दिया हुआ है, महीनों में। नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाई, याद रखना समय वर्ष में आएगा, किसमें आएगा, वर्ष में। 6 महीने को वर्ष में बदलने के लिए क्या करें, तो 12 का भाग लगा दो, किसका भाग लगा दो, 12 का। जब कभी भी आपको महीने नजर आए तो 12 का भाग लगा दो, यहां पे आप काटोगे 6 के पाड़े से, ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार, तो आंसर आएगा 1/2 वर्ष, कन्वर्ट हो गया वर्ष के अंदर, कितना हो जाएगा 1/2, और बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो सूत्र का 100 है वो आ जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ी सी काट पीट कर लो इसके अंदर, 2 के पाड़े से 4 काटेंगे 2 बार, और 2 के पाड़े से इसको काटेंगे 50 बार। ये 50 जो बटे में नीचे है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा,
150 गुणा कितना हो जाएगा 50। अब बताओ जरा गुणा करने पे क्या आएगा। आप कहेंगे सर गुणा करने पे 15 पाड़ा 5 बार बोलना पड़ेगा, 15 5 75 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आपके आ जाएंगे। कितना आंसर आएगा 7500 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। देखो इस प्रकार से 2-3 बातें मैंने आपको बताई, ये आपको समझ में आनी चाहिए। साधारण ब्याज दर का है, मूलधन पूछा है, दर आपको दे के समय किस प्रकार से चेंज करेंगे, महीने दिखे तो 12 का भाग लगाना है और इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। और जिनका ये आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, 7500 बी ऑप्शन आपका कतई राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। आइए मेरे प्यारे भाई अगले क्वेश्चन पे चलें। तो कह रहा है कि एक अर्धवर्त का मतलब आधा वर्त है ना, ये देखिए इसको कहते हैं अर्धवर्त, ठीक है। इसका व्यास दीर्घ का 63 सेंटीमीटर, व्यास 63 है, व्यास कितना है, व्यास 63 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे भाई त्रिज्या आधी हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आधी हो जाएगी। त्रिज्या को कहते हैं आर, क्या कहते हैं आर, है ना। 63 बटे में 2, आधा करने के लिए 2 का भाग लगाया जाएगा, आधा करने के लिए किसका भाग लगाया जाएगा 2 का। व्यास की त्रिज्या होती है वो आधी होती है मेरे प्यारे भाई, है ना। अब इसका क्षेत्रफल मैं आपसे कहूं तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 36 बटे में 7 गुणा त्रिज्या, तो क्षेत्रफल नहीं परिमाप, क्या है परिमाप। क्षेत्रफल तो आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2, परिमाप जो है वो 36 बटे में 7 गुणा क्या रहेगा त्रिज्या रहेगा भाई, है ना। चलिए बिल्कुल, तो आप कहेंगे सर 36 बटे में 7, ठीक है, और गुणा त्रिज्या जो है वो अपनी कितनी है 63 बटे में 2, 63 बटे में 2। क्लियर है। अब इसको काट पेट लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो आप कहेंगे सर 7 के पाड़े से काटें कितनी बार कटेगा 9 बार, 63 है ना, बिल्कुल 7 के पाड़े में 9 बार आता है, 2 के पाड़े में कितनी बार कटेगा 18 बार, है ना। तो गुणा कर लीजिए कितना आएगा 162 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 162 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। 18 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे 162 आएगा। बिल्कुल आप इसको समझिए, व्यास जो होता है वो 63 दीर्घ का, त्रिज्या आधी हो जाएगी 63 बटे में 2, और परिमाप इसका पूछा है तो परिमाप का सूत्र जो होता है वो 36 बटे में 7 गुणा त्रिज्या किसका अर्धवर्त का। अर्धवर्त जो होता है ना, अर्धवृत्त है ना, तो मेरे प्यारे भाई आधा वर्त जो होता है उसका परिमाप 36 बटे में 7 गुणा त्रिज्या होता है। 36 बटे में 7 त्रिज्या 63 बटे में 2, काट पेट के आप आराम से आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो कह रहा है कि बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो बात हो रही है किस किस की, ए और बी की मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे जी सर तो से किसके लगा, आप उसको देखो। आप कहेंगे सर से तो बी के लगा है, तो जिसके से लगा होता है उसको पूरा पूरा आप कितना मानिए 100 मानिए, क्या मानिए 100। जिसके से लगाया उसको पूरा पूरा आप कितना मानोगे 100 मानोगे। उसके बाद में पढ़ो ए की लंबाई 10% अधिक है। ए की लंबाई क्या है, इसको भूल जाओ, बाद में एक बार इसको भूल जाओ। यहां से पढ़ो ए की लंबाई 10% अधिक है, 10% अधिक कर लो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या। ए और बी के मान आपके पास में आ चुके। अब बात कर रहा है कि बी की लंबाई ए से, अब देखो कहां से स्टार्ट करनी है, ए से स्टार्ट करनी है और बताना है कितना कम है। आप कहेंगे सर 10 कम है, कितना कम है 10 कम है। तो मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर कम 10 है, किससे कम है ये बताओ। आप कहेंगे सर 110 से कम है, इससे कम है 110 से है। और प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0, 100 के अंदर 11 का भाग लगाओगे, 100 के अंदर किसका भाग लगाओगे 11 का, 11 पाड़ा बोलेंगे 9 बार 99, बचेगा कितना। आप कहेंगे सर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा दो। 10 में फिर भाग नहीं जाएगा 0 बार, फिर 100 हो जाएगा, 100 में फिर 9 बार जाएगा, तो 9.09% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9.09। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे भाई, है ना। देखो 10 कम हुआ, ठीक है, 10 कम है किससे 110 से। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार से भाग लगा के 9.09 है, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। जो 9.09 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे भाई। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने करा है किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है। कितना शेष बचता है 31, है ना, ठीक है। अब कह रहा है उसी संख्या को आपको किससे भाग लगाना है, 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। मेरे प्यारे भाई इसका कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आपको ओनली फॉर शेषफल उठाना है। कितना शेषफल है, आप कहेंगे सर 31 शेषफल है ना। शेषफल क्या है 31 है, इसमें 13 का भाग लगा दो, है ना। शेषफल में भाग लगाना है, 13 का भाग लगाओ आप, तो है ना। बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं सर। 31 में शेषफल जो 31 है उसी में भाग लगाना है और वहीं से शेषफल चेक करना है। 13 दूना 26 हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर
और बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 5 बच जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई 31 में भाग लगाएंगे 13 को, शेषफल क्या बचेगा 5, ही आपका राइट आंसर रह जाएगा। शेषफल कितना 5, बिल्कुल क्लियर है। चलिए शेषफल में भाग लगाना है, किसमें भाग लगाना है, शेषफल आपको निकालना है तो शेषफल में ही भाग लगाना है 13 का। आप भाग इस प्रकार से लगाओगे, शेषफल निकाल सकते हो, भाग लगाना आपको आता ही है। 5 जो है वो बता रहे हो, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका में से 4 है तो लैसे ज्ञात करिए। देखो लैसे का कंसेप्ट क्या होता है वो सुनिए मेरे प्यारे भाई। लैसे बराबर क्या होता है, पहला अनुपात, देखो इनको अनुपात लिखूंगा ए और बी, क्या लिखूंगा मैं, ए और बी लिखूंगा। तो अनुपात को मैंने लिखा है ए और बी से, पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात गुणा क्या, गुणा आपका में से। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे जी। बताओ पहले दो अनुपात है वो क्या क्या है, 3 और 4 है, क्या है 3 और 4, और में से जो है वो मेरे प्यारे भाई 4 है। 4 को 4 से 16 थी, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 48 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, बिल्कुल। देखो दोनों अनुपात गुणा हो जाएंगे, में से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, बिल्कुल सही बात है। ले से जो है वो आपका 48 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप याद रखिए, ले से बराबर पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात गुणा में से, और 48 जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त है, शानदार। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या है पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, और कह रहा है कि आरंभिक संख्या से कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये ज्ञात करिए। जब भी बढ़ाने घटाने की बात करें तो मेरा एक शानदार कंसेप्ट है वो आप याद रखिए, उससे सारे क्वेश्चन घटाने वाले बढ़ाने वाले सारे हो जाएंगे ना। तो आप कहेंगे सर क्या है कंसेप्ट, तो भाई जो भी है वो 100 से बढ़ाने घटाने, है ना, जो भी करना है वो 100 के साथ में करना है। देखो 10% बढ़ाया तो 100 से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद में 100 में आप 20 बढ़ाओगे 120 हो जाएगा, और अब इनको काट पीट लो, 0 से आप 0 काटेंगे, 0 काटेंगे, 11 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, एक हासिल बचेगा, 12 और 1 13, 132 हो जाएगा। 132%, इसको किससे देखना है आपको, 100 से देखना भाई, किससे देखना है 100 से, बिल्कुल 100 से कितना ऊपर नीचे गया वो आपको देखना है। तो आप कहेंगे सर 100 से ऊपर गया, कितना ऊपर गया 32% जो है वो ऊपर गया। 32% की क्या हुई है मेरे प्यारे भाई, वृद्धि हुई है। क्लियर है, बिल्कुल। आपको फिर मैं समझा दे रहा हूं, 100 के अंदर बढ़ाओ, 100 में 110 कर दो, फिर 100 में 20 बढ़ाओ 120 कर दो, काट पीट के आप करोगे 132%, और देखना कहां से 100% से कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया। तो 32% की ओरिजिनल बढ़ती है वो 32% के, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये गोल्डन कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। जब भी वृद्धि या कमी की बात आती है तो ये कंसेप्ट लगाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन फिर आ चुका है, कह रहा है 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, कह रहा है इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी जो बंदर वाला क्वेश्चन आया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ध्यान रखिए। पहले देखो काम करने वाले बंदे कितने, 4 चटाई बुनकर, है ना, 4 है बुनकर, ठीक है, 4 दिन में, इस समय 4 है, 4 चटाई बना रहे, 4 चटाई उनका काम है, नीचे आएगा, क्लियर है। काम करने वाले समय और उनका काम बराबर, अब कह रहा है कि 8 बुनकर 8 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, चटाई उनका काम है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई चटाई जो है इनका काम है। अब इसको सोल्व करिएगा, कैसे करें जरा ध्यान सुनिएगा। 4 से आप 4 उड़ा दोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा कर लेना है, इसको इससे गुणा कर लेना है, यहां कुछ बचा नहीं तो इस प्रकार से 4 के गुणा में क्या हो जाएगा, चटाई हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणा चटाई बराबर 8 गुणा 8 हो जाएगा। 4 के पारे से बराबर में कट रहा, उसको काट लो, 4 के पारे से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 को 2 से गुणा करोगे कितनी आएगी, 16 चटाई जो है वो बनाएगा मेरे प्यारे भाई। ये कंसेप्ट आपका ध्यान में रखिएगा, कार्य करने वाला समय और उनका कार्य नीचे रहेगा। सेकंड कंडीशन दोनों को बराबर रखो, बाद में कट पेट न जाने के बाद में वज्र गुणा कर लो, बच रहा है तो, और उसके बाद में आप आराम से काट सकते हो, जो भी आएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो यहां तक की बात समझ में आती है, आप कहेंगे जी। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करा अक्स का 15% y के 20% के बराबर है तो अक्स अनुपात y क्या होगा। देखो अक्स का 15% बराबर है मेरे प्यारे भाई किसके, y के 20% के, y का 20% है ना, और बराबर में आप काट सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बराबर में आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं।
कैसे, परसेंट से आप परसेंट काटो, ठीक है। 15 और 20 किसके पाड़े में आते हैं, आप कहेंगे सर 5 के पाड़े में आते हैं ना। 5 का पाड़ा बोलो 3 बार, और 5 के पाड़े में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। क्लियर है। अक्स के गुणा में आपका 3 है, बराबर वाई के गुणा में क्या है, 4 है। यहां से पहले का मान दूसरे पास में, दूसरे का मान पहले के पास में। आप कहेंगे सर अक्स का मान 4 है, वाई का मान 3 है। अक्स का मान क्या है, 4 है, और वाई का मान क्या है, वाई का मान आपका 3 है। तो यहां से मेरे प्यारे भाई अक्स अनुपात वाई आपसे पूछा है, तो आप बता दीजिए फटाफट कि अक्स अनुपात वाई का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर 4:3 है, वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 4:3। 4:3 जो होगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, 4:3 मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, पहले का मान दूसरे पास में, दूसरे का मान पहले पास में, अक्स का मान 4 हो जाएगा, वाई का मान 3 हो जाएगा। इनका आप अनुपात बनाओगे तो 4:3 रहेगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 9 मापकों का औसत 16 है, एक मापक और शामिल होने के कारण नया औसत 17 हो जाता है। ठीक है, 10वां मापक ज्ञात करिए। देखो, पहले 9 मापकों का औसत 16 था, अब औसत 17 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक मापक और शामिल कर लिया, 10वां मापक है ना। तो नया यदि आपको निकालना है, क्या नया यदि आपको निकालना है, तो आपको पुराना औसत लिखना पड़ेगा, पुराना औसत, और उसमें जो वृद्धि हुई उसको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वृद्धि को आपको प्लस करना पड़ेगा, और गुणा किससे कर देंगे मेरे प्यारे भाई, जितनी वर्तमान में संख्या है, मापकों की जितनी संख्या है उससे गुणा करेंगे। क्लियर है। आप कहेंगे जी सर इतनी बात हमें समझ में आती है, पुराना वाला औसत कितना है। आप कहेंगे सर पहले का औसत, आप शुरुआत वाली लाइन पढ़ो, कह रहा 9 मापकों का औसत 16 है, तो पुराना वाला औसत 16 है। वृद्धि कितने की हुई, औसत पहले 16 था, अब नया औसत 17 हो जाता है। बताओ 16 से 17 हो गया, औसत 16 से 17 हो गया, वृद्धि कितने की हुई। आप कहेंगे सर 1 वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। और संख्या कितनी है मापकों की, पहले 9 मापक थे, अब 10 मापक हो गए। कितने हो जाएंगे भाई, 1 मापक बढ़ गया, 10 मापक हो गए। पहले 9 थे, 1 बढ़ गया, 10 हो गए। वर्तमान में 10 मापक है, पहले गुणा करिए। आप कहेंगे सर गुणा करने पे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 + 16 कितना हो जाएगा, 26। और जो नया मापक आया उसका मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 26 हो जाएगा। बहुत ज्यादा शानदार और जबरदस्त कंसेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। तो 26C ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है वो 10%, 20% और 25% की 3 क्रमांकित छूटों के बराबर एकल छूट आपको बतानी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ चुका है कि 3 छूटे आपको दे रखी है। कितनी छूटे, 3 छूटे, 10%, 20% और 25%। तीनों छूटों की एकल छूट आपको बतानी है ना। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, 3 छूटे दे दे तो आपको क्या करना है, 2 के अंदर आप निकाल सकते हो। वही काम मैंने कहा था कि कमी या वृद्धि हो, 100 के साथ में काम करना है। क्लियर है। आप कहेंगे जी यहाँ पे 100 में से 10 घटाइए, कितना आएगा, 90 आएगा। इसके बाद में कितना आएगा, 20 घटाइए, छूट का मतलब होता है छूट देना, ठीक है। 20 घटाइए, 80 आएगा। उसके बाद में 25 घटाइए, 75 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई ऊपर कितने डेटा आ गए, आप कहेंगे सर 3 आ गए, तो नीचे 2 बार 100 आएगा। कितनी बार आएगा, 2 बार। ऊपर 2 ही होते, तीसरा नहीं होता तो 1 ही बार 100 आता। मतलब जितने ऊपर है उससे 1 कम बार 100 आएगा। क्लियर है। अब इसको काट पीट लीजिएगा। आप कहेंगे सर देखो 2 0 से 2 0 काट दें, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 25 के पाड़े से दोनों कटते हैं, 25 के पाड़े से 3 बार, 25 के पाड़े से 4 बार, ठीक है। अब 4 के पाड़े से आप काटो इसको, 8 को कितनी बार, 2 बार। बाकी गुणा करिए, है ना। आप कहेंगे 18, 9 दूनी 18, 18 54% बनेगा, है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब देखो 100 से आपको कंपेयर करना है, 100 से कितना कम हुआ। आप कहेंगे सर 100 से देखा जाए तो 46% की कमी आई है ना। 46% की छूट आपको मिली है। कितने परसेंट की, 46% की छूट मिली है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई आप बता दो कि 46% कम हो गया है ना। तो 46% छूट किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 46% आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे भाई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण में सबसे पहले भाग होगा। सबसे पहले क्या होगा, भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में प्लस और उसके बाद माइनस। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर क्या रहेगा, माइनस। पहले भाग लगाइए मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे सर यहां भाग लगा दे तो क्या बनेगा, 4 प्लस भाग लगाओ, 12 में 4 का भाग लगाओ 3 बार, -2 गुणा 3 + 1। अब आपका गुणा होगा, है ना। गुणा करिए मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे सर 4 + 3 और गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा +1, है ना। अब जोड़िए इनको,
4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 6 प्लस 1 कितना बचेगा बताओ, 7 और 6 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखो इस प्रकार से करना है, ये बोर्ड मास का रूल होता है। सबसे पहले भाग सोल्व किया मैंने, फिर गुणा सोल्व किया, फिर इनको जोड़ दिया 7, 7 में से 6 घटा देंगे 1 बच जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। जो 2 बता रहे हैं वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में क्या कर लेती है, पार कर लेती है। तो कह रहा है ट्रेन की गति बताओ। देखो ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। क्या होता है चाल बराबर, आप कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटे में समय, बिल्कुल सही बात है, आप कहेंगे जी सर, है ना, दूरी बटे में समय। देखो ट्रेन जब भी बड़ी चीज को पार करती है ना, दूरी बटे में समय, क्लियर है, आप कहेंगे जी सर, है ना। अब बताओ जब भी बड़ी ट्रेन किसी को पार करती है, ट्रेन खुद बड़ी होती है और किसी बड़ी जगह को पार कर रही होती है, दोनों की दूरी जुड़ेगी, है ना। दूरी कितनी होगी, देखो 400 मीटर की ट्रेन है, 300 मीटर लंबा क्या है पुल है, दोनों जुड़ जाएंगे, दूरी जो हो बनेगी वो दोनों को जुड़ के बनेगी 400 प्लस 300। आप कहेंगे सर 400 प्लस 300 कितना होता है, 700 होता है। कितना होता है, 700 होता है। आप कहेंगे सर दूरी 700 है और समय जो है वो लगने वाला 70 सेकंड है, तो भाई ये मीटर में है और ये सेकंड में है, आप इसको काट पीट लीजिएगा। आप कहेंगे सर इसको काटेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 के पारे से 10 बार कटेगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब किलोमीटर प्रति घंटे में। करिए 5 के पारे से काटिए, आप कहेंगे सर 2 बार, 18 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब कहीं कि ये कंफ्यूजन होगा कि सर 18/5 से कोई गुणा किया, मीटर पर सेकंड को यदि आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। और यदि आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हो तो फिर आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये दो कंसेप्ट आप याद रखिए ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा काम में आएंगे। क्लियर है भाई, इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा भाई। कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर भाई करिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्या कर रहा है भाई, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ कमाता है और उसे बेचते हुए भी क्या करता है, 30% लाभ कमाता है। तो कह रहा है कुल उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फिर वही बात आ गई कि लाभ कमा रहा है, लाभ का मतलब प्लस हो रहा है, 100 में प्लस माइनस करना है, जो भी करना है ना। आप कहेंगे सर 100 के साथ में कर ले, पहला लाभ है 20% का, तो 20 लाभ कमाओ, 120 कमाओगे। 100 वाली चीज पे 20% का लाभ कमाओगे, 120। उसके बाद में दूसरी पे बेचते टाइम 30% का लाभ, तो 130 हो जाएगा। अब इसको काट पीट लो मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे सर इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे और 12 गुणा 13 करिए तो आप कहेंगे सर 13 2 26 हो जाएगा। ठीक है, 13 2 26 और यहाँ पे 13 और 2 15, 156 हो जाएगा ना। और 156% बनेगा। ओरिजिनल कितना होता है, 100%। बताइए कितने का फायदा हुआ, आप कहेंगे सर 56% लाभ कमा लिया। कितने परसेंट, 56% लाभ कमा लिया। पहले 20% का 100 से 120 हो जाएगा, फिर 30% का 130 हो जाएगा। यहां से आप काटोगे 12 गुणा 13 करोगे 156 हो जाएगा। और 100 से आप देखो कितना बढ़ गया, 56 बढ़ गया, तो 56% का लाभ होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। ये मैथ के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद में बात करते हैं आप रीजनिंग। अब आपका नंबर आ चुका है, देखते हैं कितने स्टूडेंट तैयार हैं इस चीज के लिए और कितने बढ़िया से करते हैं ना। चलिए अपना दमखम दिखा दीजिए। अब रीजनिंग के अगले 5 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। कह रहा आपके नाना, आप खुद सोचो, आपके नाना है, उसके 2 संतान है ना। कितनी संतान है, 2 संतान है। ठीक है, उसमें से एक लड़का है, मतलब एक आपका मामा है, दूसरी बची हुई आपकी मामी है ना, बिल्कुल आपकी मदर है ना। कह रहा आपके मामा के लड़के, मतलब आपका जो मामा का लड़का है उसकी बुआ का पति, मतलब मामा के लड़की का बुआ कौन हुई, आप बताओ जरा, सोच के देखो। अपने मामा का जो लड़का है उसकी बुआ कौन है, आप कहेंगे सर हमारी मदर है ना, बिल्कुल। और उसके बुआ का पति क्या होगा भाई, मदर का, अपने मदर का पति अपने पापा होंगे। ठीक है, आपसे किस प्रकार संबंधित है ये बात तो पूछिए। ठीक है, ये नाना रहा, नाना की 2 संतान है, एक तो कौन हो गया, अपना मामा हो जाएगा, पुत्र मामा होगा, और ये पुत्री जो है अपनी मदर हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि इस मामा का पुत्र जो है, इस मामा का पुत्र जो है
उसकी बुआ कौन होगी? अपनी मदर होगी। और बुआ का मतलब मदर का पति हो जो होगा वो अपने क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे सर पिता कहलाएंगे। आसान सा है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? और जो पिता बता रहे हो बिल्कुल सही बात है। आसान सा क्वेश्चन आप सोचते हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है किसी कूट भाषा में सीता इज गर्ल को RAPA ऐसे तथा मीरा इज गर्ल को क्या लिखा गया? RABA और ऐसे लिखा जाता है। तो कह रहा है कूट भाषा में मीरा का क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन आपके सामने। सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है ना। चलिए बिल्कुल फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, कौन पहले कर पाता है ये चीज मैं आपको देख रहा हूं, है ना। चलिए सभी साथी एक बार फटाफट जल्दी से बता दीजिए। चलिए बिल्कुल करिए मेरे प्यारे भाई। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सारे बंदे कमेंट करिए ना। बिल्कुल कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल कॉमन ढूंढते जाना है। चलिए बिल्कुल। आप देखो, आप कहेंगे सर इज गर्ल दोनों में सेम है। इज गर्ल और यहाँ पे भी क्या है? इज गर्ल। तो दोनों का सेम कॉमन होना चाहिए। आप कहेंगे सर कॉमन कौन कौन सा है? एक तो RA कॉमन है, काट दो, किसी काम का नहीं है। उसके बाद में ऐसे कॉमन है, वो काट दो। इसका मतलब बच गया कौन? इज और गर्ल का आ गया आंसर। इज का और गर्ल का RA और ऐसे है, तो बच गई सीता। तो सीता का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर PA हो जाएगा। सीता का क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा। क्लियर भाई? बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। PA जो बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो दोनों में कॉमन है, उसको काटो। ठीक है, आप कहेंगे सर इज गर्ल दोनों में है, तो यहां से काट दो। इज गर्ल का जो कॉमन वर्ड है वो कौन सा है? RA और ऐसे। RA और ऐसे को भी आप काट सकते हो। यहां से बच गया सीता का क्या बचा? PA। और जो मीरा है उसका क्या बचा? BA बचा। मीरा आप पूछता तो क्या बताते? आप BA बताते। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है और कह रहा है कि A है, उसके बाद में D है, उसके बाद में आपका H है, उसके बाद में M है। आगे वाला कह रहा है क्या आएगा? और यहाँ पे Z। कितने पे आता है? आप कहेंगे सर ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये कितने पे आता है? 13 पे आता है। और Z कितने पे आता है? आप कहेंगे सर बताइए जरा इसका यहाँ पे कौन सा बनेगा? फटाफट सारे बंदे कमेंट करो। नंबरिंग मैंने लिख दिया, अब बताओ जरा यहाँ वाला कौन सा आएगा, है ना। चलिए सारे साथी एक बार कमेंट कर दो, ठीक है ना। सभी साथी कमेंट कर दो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करते रहिए मेरे प्यारे भाई, सारे कमेंट करते रहिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट, है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बताओ, देखिए चलिए बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है? आप कहेंगे सर 3। और यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है? यहाँ पे 4 हो रहा है। यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है? आप कहेंगे सर 5 प्लस हो रहा है। अब 6 प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 6। 6 प्लस होने का मतलब 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। और 19 पर कौन आएगा? आप कहेंगे सर 19 पे आता है S। कौन आता है? S आता है। ठीक है, 19 पे कौन आता है? S। तो S आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो S बता रहे हो कते आपका राइट आंसर है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। आइए आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या करा भाई, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि मेंढक तालाब में रहता है। मेंढक कहां रहता है? तालाब में। तो शेर कहां रहेगा भाई? बताओ जरा। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे साथी, है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे एकदम सभी साथी। बिल्कुल शहर में रहेगा नहीं, गांव में बिल्कुल नहीं रहेगा, और महाविद्यालय में तो काम ही नहीं है शेरों का, है ना। जो शेर समझते हैं वो सारे जंगल में चले जाइए। कई कहते हैं कि सर मैं तो शेर हूं। शेर कहाँ रहते हैं भाई? जंगल में, महाविद्यालय में नहीं रहते। ठीक है, चलिए कोई कह देगा तो मैं तो शेर हूं, महाविद्यालय में हूं, मैं इसी को राइट करूंगा, है ना, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि राजू सुबह जग कर 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर 500 मीटर, है ना। 1.5 किलोमीटर यहाँ पे चला। उसके बाद में कह रहा है दौड़कर बाई और मुड़ा, बाई और मुड़ के 750 मीटर दौड़ा। उसके बाद में दाई और मुड़कर 750 मीटर दौड़ लगाई। कह रहा राजू सुबह कितनी किलोमीटर दौड़ा? तो सारी को जोड़ लो भाई, सारी चीजों को जोड़ लो। ठीक है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हो गए, 750 मीटर, 750 मीटर और 750 मीटर। ठीक है, कितना हो गया? आप कहेंगे सर 1500 मीटर, है ना। और 1.5 किलोमीटर को भी 1500 मीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1.5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 1500, है ना। बिल्कुल 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल। आर्मी की रनिंग वो 1600 मीटर होती है ना। 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा। 1.5 किलोमीटर का मतलब है, याद रखो,
1 किलोमीटर में 1000, आधे में 500 तो 1500 हो गए, 750, 750, 1500 ये हो गए, 1500 और 1500 कितना हो गया, 3000 मीटर हो गया। 3000 मीटर का मतलब क्या हो गया, 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने, 1000, तो 3000 में कितने होंगे, आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये भाई आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो। फटाफट सारे बंदे ये बता दीजिए आपके कितने कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और फिर मेरे प्यारे भाई आज संडे भी है और बढ़िया से आपके लिए देखो क्लास भी लेके आए हैं, तो सारे साथी बढ़िया से लगे रहे और लास्ट तक दमखम से तैयारी करो, है ना। सीधी सी बात है यार, दमखम से तैयारी करो और लगे रहो बेहतरीन तरीके से, ताकि अपने अब की बार ये है कि आर्मी की वर्दी लेनी है, बस बात खत्म, है ना। एक बार मेहनत कर लो, उसके बाद में पूरा मामला एकदम आपके फेवर में होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।